दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, जिसे आप सुनते हैं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि हिंदी फिल्मों से और हिंदी फिल्मी हस्तियों से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और स्टोरीज शेयर करूं जो इंटरेस्टिंग हों और एक्सक्लूसिव भी हों। आज पहली स्टोरी है मधुबाला की। मधुबाला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए 60 के दशक में लंदन गई थीं, मगर वहां उन्हें इस सर्जरी के लिए मना कर दिया गया। पूरी कहानी सुनाऊंगा आज के शो में। उसके बाद नवकेतन बैनर की फिल्म हम दोनों, टाइटल क्रेडिट में डायरेक्टेड बाय अमरजीत। लेकिन असल में इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था? तीसरी कहानी, 35वें फिल्मफेयर अवार्ड में गुलजार के हाथों राखी को दिया जाना था बेस्ट एक्टर एंड सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड। गुलजार ने राखी का नाम कैसे अनाउंस किया? और फिर फिल्म इत्तेफाक के रिलीज से पहले पब्लिसिटी पोस्टर्स में जब राजेश खन्ना का नाम सबसे ऊपर छापा गया तो उन्होंने क्यों किया एतराज? इसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध संगीतकार श्री चित्रगुप्त को, और सवाल की पुरानी फिल्मों के टाइटल के नीचे लिखे ईस्टमैन कलर का क्या मतलब होता था। यह सब होगा आज के शो में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। मुमताज जहां दहलवी यानी मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइंस डे पे दिल्ली में हुआ था। मगर जन्म के बाद पता चला कि मधुबाला को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD नामक बाधा थी, जिसे साधारण भाषा में दिल में छेद होना कहते हैं। उस समय तक इसका कोई इलाज नहीं था। मधुबाला की इस बीमारी की बात दुनिया से छुपाकर रखी थी उनके परिवार ने। मधुबाला बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। 1954 में फिल्म बीते हुए दिन के सेट पर पहली बार मधुबाला को खून की उल्टी हुई और मधुबाला की बीमारी की खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। उसी दौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के डॉक्टर क्लेरेंस वॉल्टन लेलेई ने मेडिकल साइंस में एक नया इतिहास रच डाला। 26 मार्च 1954 को डॉक्टर क्लेरेंस वॉल्टन लेलेई ने एक छोटी बच्ची की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जो मधुबाला जैसी बीमारी से पीड़ित थी। सर्जरी सक्सेसफुल रही। पूरी दुनिया में इस बीमारी से लड़ने की आशा जाग गई। 50 का दशक खत्म होने तक मधुबाला निरंतर काम करती रही। चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, बरसात की रात, एक के बाद एक फिल्में कामयाब होती रहीं। मधुबाला का करियर ऊंचाइयों पर था। 60 के शुरुआती दशक में आई मुगले आजम के दौरान मधुबाला की हालत बिगड़ने लगी। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। मधुबाला की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने डॉक्टर लेलेई के बारे में सुना और मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। यहाँ कई टेस्ट्स और एग्जामिनेशंस के बाद उन्हें बताया गया कि डॉक्टर लेलेई की तकनीक का बच्चों पर तो सफल परीक्षण हुआ है, मगर ये शल्य चिकित्सा, ये सर्जरी, ये ऑपरेशन सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड है, सीमित है। एडल्ट्स के लिए इस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी के हार्ट ट्रांसप्लांट की अभी तक कोई संभावना नजर नहीं आती। निराश और दुखी मधुबाला वापस भारत लौट आई। असाध्य रोग के कारण दूभर हो गया था काम कर सकना। फिल्मों में करियर तकरीबन खत्म सा हो गया था। मधुबाला आखिरी दिनों में अपनी मां के घर रहीं और इस गंभीर बीमारी से जूझते हुए
सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से ग्रसित एडल्ट्स की सर्जरी के भी परीक्षण सफल होने लगे और समय के साथ चिकित्सा विज्ञान ने इस रोग से लड़ने में विजय हासिल कर ली। काश थोड़ा पहले सफलता मिलती तो मधुबाला सरवाइव कर जाती, लेकिन आप सब जानते हैं ये नहीं हो सका। लेकिन मधुबाला की याद तो अभी भी हमारे साथ है। मधुबाला 1961 में रिलीज हुई फिल्म हम दोनों को देवानंद के नवकेतन बैनर ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म की स्टोरी लिखी थी निर्मल सरकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे देवानंद के भाई विजय आनंद ने। फिल्म के क्रेडिट में डायरेक्टेड बाय अमरजीत का नाम आता है। दरअसल अमरजीत एक पब्लिसिस्ट थे और विजय आनंद के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार जब विजय आनंद बीमार पड़े तो अमरजीत ने ही उनकी सेवा शुश्रूषा की, परहेज का खाना पिलाना, सही टाइम पे दवाई देना, चेकअप करवाना, बहुत खिदमत की। अमरजीत की सेवा और देखभाल के कारण ही विजय आनंद जल्दी ठीक हो गए। इस सेवा और डेडिकेशन से खुश होकर विजय आनंद ने अमरजीत से एक वादा कर दिया कि वो उन्हें एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका देंगे। विजय से इतनी बड़ी बात सुनकर अमरजीत भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो गए। जल्दी ही विजय ने हम दोनों की डिटेल स्क्रिप्ट लिख डाली और ये जानते हुए कि अमरजीत को डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट में एंट्री, एग्जिट्स, कैमरा एंगल, प्लेसमेंट, ट्रॉली मूवमेंट सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया था, मार्क कर दिया था, ताकि शूटिंग के समय अमरजीत को डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आए। हालांकि देवानंद अपने छोटे भाई के इस फैसले से खुश नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने छोटे भाई के इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। फिल्म शुरू तो हुई, लेकिन अमरजीत को बहुत दिक्कतें आने लगीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। काफी गाइडेंस और हौसला अफजाई के बावजूद जब अमरजीत ने अपने हथियार डाल दिए, हार मान ली, तब फाइनली विजय आनंद को ही फिल्म डायरेक्ट करनी पड़ी। मगर क्योंकि विजय आनंद ने अमरजीत को कॉल दिया था, वादा किया था, इसलिए उन्होंने फिल्म के क्रेडिट में डायरेक्टर के तौर पर अमरजीत का नाम ही दिया। जोरदार तालियां विजय आनंद के लिए, उनकी इस स्पिरिट के लिए। हमारे इस सेगमेंट में आज जिस शख्सियत को याद करेंगे वो हैं म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त। 16 नवंबर 1917 गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार के करमैनी गांव के ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री चित्रगुप्त एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म में AA किया था। बाद में वो पटना में लेक्चरर की नौकरी में लग गए, लेकिन संगीत की तड़प और प्यास के कारण चित्रगुप्त का नौकरी में मन नहीं लगा। जब उन्होंने अपने घर में म्यूजिक में करियर बनाने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें परिवार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। चित्रगुप्त ने अपना घर छोड़ दिया और फिल्मों के संगीतकार बनने की इच्छा उन्हें बंबई खींच लाई। यहां उन्होंने शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर SN त्रिपाठी के असिस्टेंट के तौर पर काम किया। कुछ समय बाद चित्रगुप्त त्रिपाठी जी से अलग हो गए। 1946 में श्री चित्रगुप्त को फिल्म रमणीक वैद्य में इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला, मगर शुरुआती सक्सेस मिली 1952 में जब फिल्म सिंदबाद द सेलर में उनका कंपोज किया रफ़ी और शमशाद का डुएट सॉन्ग बहुत हिट हुआ और म्यूजिक चार्ट में टॉप पर आ गया। गीत के बोल थे, अदा से झूमते हुए दिलों को चूमते हुए। इसी दौर में SD बर्मन ने AVM स्टूडियो के मयप्पन को चित्रगुप्त का नाम रेकमेंड किया,
जिसके कारण चित्रगुप्त को एवीएम के साथ पहली बार 1955 में फिल्म शिव भक्त में काम करने का मौका हासिल हुआ। एवीएम के साथ उन्होंने भाभी, बरखा, मैं चुप रहूंगी, मैं भी लड़की हूं जैसी यादगार फिल्में की। चित्रगुप्त ने अपने दौर के सभी नामचीन गीतकारों के साथ काम किया। एवीएम के साथ चित्रगुप्त की कुछ फिल्मों का संगीत उनके करियर का सर्वोत्तम संगीत रहा। यहां कुछ गीतों का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, जैसे फिल्म भाभी से मोहम्मद रफी की आवाज में चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, रफी और लता की आवाज में चली चली रे पतंग मेरी चली रे, और लता मंगेशकर का ही गाया एक और गीत कारे कारे बादरा जारे जारे बादरा मेरी अटरिया न शोर मचा। फिल्म बरखा से मुकेश और लता मंगेशकर का डुएट एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, और लता मंगेशकर का तड़पाओगे तड़पा लो हम तड़प तड़प कर, और फिल्म मैं चुप रहूंगी से रफी का गाया मैं कौन हूं मैं कहां हूं। सभी यादगार गीत हैं, बेहतरीन गीत हैं, बड़े मीठे गीत हैं। ऐसा लगता है मिश्री घोल दी है इनकी कंपोजिशन में। चित्रगुप्त के लिए 60 का दशक बेहतरीन रहा। इस दौर में उनकी प्रमुख फिल्में रहीं माँ बाप, बड़े घर की बहू, तेल मालिश बूट पॉलिश, ज़बक, ओपेरा हाउस, बड़ा आदमी, घर बसा के देखो, ऊंचे लोग, आकाशदीप, वासना, औलाद इत्यादि। फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का रफी और लता का गाया डुएट लागी टूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम, या फिर फिल्म ज़बक में लता और रफी का ही गाया तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। 1968 में चित्रगुप्त जी को स्ट्रोक आया हार्ट का, और 74 में पैरालिसिस का स्ट्रोक आया, जिसके कारण काम थोड़ा कम करना पड़ा। करीब 200 फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया श्री चित्रगुप्त ने। 70 के दशक में आई उनकी खास फिल्में रहीं परदेसी, संसार, इंतजार, दो शिकारी और इंसाफ की मंजिल। श्री चित्रगुप्त का निधन हुआ 14 जनवरी 1991 को, लेकिन अपने कर्णप्रिय मधुर गीतों के कारण श्री चित्रगुप्त सदैव याद किया जाएंगे। आज इस सेगमेंट में दिल ने फिर याद किया मैं, भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा के सुमन, स्मृति पुष्प अर्पण किए श्री चित्रगुप्त को। 1990 में हुए 35वें फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की बात है। उस समय भी आज ही के समय की तरह हर कैटेगरी के अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए एक सेलिब्रिटी गेस्ट को स्टेज पर आमंत्रित किया जाता था, और वो गेस्ट अवार्ड जीतने वाले का नाम अनाउंस करके कलाकार को स्टेज पे बुलाता था और अवार्ड प्रेजेंट किया जाता था। उस साल अवार्ड फंक्शन के दौरान जब गुलजार को बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया, गुलजार ने बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड देने के लिए जैसे ही लिफाफा खोला तो उसमें उनकी एस्ट्रेंज्ड वाइफ राखी का नाम था। जैसे ही गुलजार ने विनर के रूप में राखी का नाम लिखा देखा तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, इसमें वो नाम है जिस नाम को मैं कुछ अलग अंदाज में बुलाऊंगा। और तब उन्होंने कहा, अजी सुनती हो। इस बात पे उस फंक्शन में मौजूद हर व्यक्ति जोर जोर के ठहाके मारकर हंस पड़ा। इसके बाद राखी स्टेज पर आई और गुलजार ने उन्हें ये ट्रॉफी, विनर की ट्रॉफी प्रेजेंट की। गुलजार के मुंह से राखी को इस तरह पुकारना इसलिए भी दर्शकों के लिए थोड़ी अचरज की बात थी क्योंकि सालों पहले उनकी बेटी मेघना के जन्म के 1 साल के बाद दोनों अलग हो गए थे। यह वही समय था जब राखी ने फिर से फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया था। फिल्म इत्तेफाक, इसे प्रोड्यूस किया था B.R. चोपड़ा ने और डायरेक्टर थे उनके छोटे भाई यश चोपड़ा। फिल्म में हीरोइन के ऑफर को साधना और माला सिन्हा मना कर चुकी थी। ऐसे में नंदा को रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने इसे फौरन एक्सेप्ट कर लिया। हीरो की कास्टिंग पर विचार चल रहा था
तभी नंदा ने बी आर चोपड़ा को कुछ समय पहले फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के विनर एक नए एक्टर राजेश खन्ना का नाम रेकमेंड किया। राजेश खन्ना के साथ नंदा उन दिनों फिल्म द ट्रेन में भी काम कर रही थी। बी आर चोपड़ा को नंदा का सुझाव पसंद आया और उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्म इत्तेफाक के लिए साइन कर लिया। फिल्म 4 अक्टूबर 1969 को रिलीज के लिए तैयार थी, मगर इस फिल्म से एक हफ्ते पहले राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज हो गई जिसका नाम था आराधना। और आराधना ने धूम मचा दी और रातों रात राजेश खन्ना को बना दिया सुपरस्टार। राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी और जनता में उनके क्रेज को देखते हुए फिल्म इत्तेफाक के डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि यही वो समय है जब राजेश खन्ना के नाम को फिल्म की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तब डिस्ट्रीब्यूटर ने पब्लिसिटी पोस्टर में एक्ट्रेस नंदा से पहले राजेश खन्ना का नाम छपवा दिया। मगर जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन लगाए और पब्लिसिटी में ऐसा न करने की अपील की। नंदा उनसे सीनियर थी और चूंकि उनकी फिल्म आराधना हिट हो गई थी, इसलिए उनका नाम नंदा के पहले आए ऐसा करना उन्हें सही नहीं लग रहा था। सारी बात समझने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राजेश खन्ना के इमोशंस, सेंटिमेंट्स को माना, कदर की और रातों रात सारे पोस्टर्स में करेक्शन किया गया और तब फिल्म की पब्लिसिटी शुरू हुई। फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया और इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का और नंदा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। यश चोपड़ा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ। इत्तेफाक में कोई भी गीत नहीं था। समय है दिल्ली के राजीव के पूछे सवाल का जवाब देने का, जिन्होंने हमसे यह जानना चाहा है कि पुरानी फिल्मों में फिल्म के टाइटल के नीचे लिखे ईस्टमैन कलर का क्या मतलब होता था। ईस्टमैन कलर एक हाई क्वालिटी कलर फिल्म टेक्नोलॉजी है जिसे ईस्टमैन कोडक कंपनी ने 50s में इंट्रोड्यूस किया था। यहां यह वर्ड ईस्टमैन असल में कोडक कंपनी के फाउंडर जॉर्ज ईस्टमैन के नाम से लिया गया है। इस तकनीक में 30 mm की सिंगल स्ट्रिप फिल्म का यूज किया जाता था। ईस्टमैन कलर इमल्शन में 3 कलर्स की लेयर्स होती थी, सायन, येलो और मेजेंटा। ये 3 कलर्स हैं। हालांकि इस तकनीक से बनी कलर फिल्म्स का स्टॉक कुछ सालों बाद फीका पड़ने लगता था, फेड आउट होने लगता था, जबकि टेक्निकलर नामक महंगी तकनीक में ऐसा नहीं होता था। कोडक कंपनी ने ईस्टमैन कलर तकनीक को टेक्निकलर तकनीक के ऑल्टरनेट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि टेक्निकलर प्रोसेस में मल्टी स्ट्रिप फिल्म होने के कारण मूवी का बजट बहुत अधिक हो जाता था और इंडिया में फिल्म को अच्छा रिटर्न नहीं मिलता था, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते थे। इसलिए काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में कलर फिल्में नहीं बनती थीं और जो कुछ गिनी चुनी फिल्में कलर में बनी भी, उनके फिल्म स्टॉक को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता था विदेश। इंडिया में बनी लैंडमार्क फुल लेंथ फीचर फिल्म थी मदर इंडिया, जो रिलीज हुई 1957 में। मैं उम्मीद करता हूं कि राजीव, हमारे इस जवाब से आप संतुष्ट होंगे। सुनते रहें आप 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।